गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बीएफएम में तो जो हमारा मॉड्यूल बी हम लोग कर रहे हैं ना, मॉड्यूल बी में यूनिट 13 ऑपरेशनल रिस्क। पीछे हम लोगों ने देखा था क्रेडिट रिस्क का था। आज हम लोग ऑपरेशनल रिस्क एंड इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हमारा 2 चैप्टर इसमें होगा 14 एंड 15, और एक हमारा रह जाएगा जो बड़ा चैप्टर है बेसल का, ठीक है ना, उसको लास्ट में करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें स्ट्रक्चर वही है। ऑपरेशनल रिस्क किसे कहते हैं? ऑपरेशनल रिस्क मूलतः कहाँ से आता है? किसी भी सिस्टम फेलियर का हो, या मैन पावर में कुछ इशू हो, मैन पावर के कारण होता है, तो उसे ऑपरेशनल रिस्क कहते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें नहीं देखेंगे हम, सिंपल सा देखेंगे, ठीक है। कुछ कुछ शॉर्ट में देखेंगे ताकि हमारा ये यूनिट आज कंप्लीट हो। टोटल इसमें जो है 19 स्लाइड्स हैं, देखते हैं ना। ऑब्जेक्टिव्स वही है, ऑपरेशनल रिस्क को अंडरस्टैंड करना, क्लासिफिकेशन, मैनेजमेंट, मेजरमेंट, इंटीग्रेटेड इशूज एंड इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। अब यहाँ कहता है ऑपरेशनल रिस्क इज वन एरिया ऑफ रिस्क दैट फेस बाय ऑल ऑर्गेनाइजेशन। सभी ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशनल रिस्क आता है। द मोर कॉम्प्लेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन, मोर कॉम्प्लेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन इज, द मोर वुड बी। अब जितना ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा उतना ही बड़ा ऑपरेशनल रिस्क होगा। ऑपरेशनल रिस्क वुड अराइज ड्यू टू डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल एंड प्लांट फंक्शनिंग ऑफ सिस्टम, ठीक है। कहाँ से अराइज होता है? फ्रॉम नॉर्मल एंड प्लांट फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम, प्रोसीजियर्स, टेक्नोलॉजी की, ह्यूमन फेलियर्स एंड ओमिशन एंड कमीशन, ठीक है, इससे होता है। तो क्या कहता है? रिजल्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल फंक्शनिंग आर रिफ्लेक्टेड इन द रेवेन्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आइदर बाय वे ऑफ एडिशनल एक्सपेंसेस, एडिशनल एक्सपेंसेस लगता है। इन सब कारण से जो है, सारे फेलियर्स के कारण से क्या होता है, रेवेन्यू पे भी असर पड़ता है, बाय वे ऑफ लॉस अपॉर्चुनिटी दैट वुड अदरवाइज फीजिबल। ऑपरेशनल रिस्क में ऑल्सो अराइज ड्यू टू इनहेरेंट फॉल्ट इन सिस्टम। अब कोई पहले से भी फॉल्ट आ रही है, उसका जो है इनहेरेंट फॉल्ट के कारण भी ऑपरेशनल रिस्क आता है। प्रोसीजर एंड टेक्नोलॉजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी या उसके प्रोसीजर के कारण विच में इम्पैक्ट इन रेवेन्यू एडवर्सली। अब आपकी टेक्नोलॉजी में कुछ इशू होगा या सॉफ्टवेयर का कोई इशू होगा तो फिर रेवेन्यू पर असर पड़ेगा ना। बेसल कमिटी है डिफाइंड ऑपरेशनल रिस्क एज फॉलो, ठीक है। ऑपरेशनल रिस्क कैसे कहते हैं? द रिस्क ऑफ लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम इनएडिक्वेट और फेल्ड इंटरनल प्रोसेस। किसके कारण? इनएडिक्वेट या फेल्ड इंटरनल प्रोसेस के कारण, पीपल और सिस्टम्स, और फ्रॉम एक्सटर्नल, तो उसे ऑपरेशनल रिस्क कहते हैं। क्रिटिकली द ऑपरेशनल रिस्क हैज बीन रीऑर्गेनाइज्ड इन बेसल 2 which require a specific capital। अच्छा, ऑपरेशनल रिस्क में भी स्पेसिफिक कैपिटल अकाउंट requires a specific capital allocation accounting for operational risk. The criticality in operational risk is in the function of bank has to be viewed in context of changes and that has been taken place in banking industry। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Therefore, proper management of operational risk is imperative। Proper management करना जरूरी है। If operational risk are managed well, reward are available by way of ledger risk capital। तो हमें क्या होगा? अगर ऑपरेशनल रिस्क आपने सही ढंग से मैनेज कर लिया तो आपको लेजर कैपिटल चाहिए होगा, एंड कॉस्ट रिडक्शन इन ऑपरेशन, ऑपरेशन में खर्चे कम लगेंगे। बोथ दीज एडवांटेजेस में हैव कंसिडरेबल इम्पैक्ट ऑन द कॉम्पिटिटिव एज ऑफ द बैंक्स, ठीक है। ऑपरेशनल रिस्क की क्लासिफिकेशन कहता है, बिफोर वी क्लासीफाई ऑपरेशनल रिस्क इनटू वेरियस कैटेगरीज वी मस्ट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क किस टाइप, किस टाइप के होते हैं वो समझना पड़ेगा हमें। ऑपरेशनल रिस्क कहाँ से आता है? लिटरली फ्रॉम एक्टिविटी अंडरटेकन एंड कंसिक्वेंटली प्रेजेंट एवरीवेयर इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशनल रिस्क ऑन द ऑर्गेनाइजेशन में वेरी डिग्री। सम रिस्क में हैव मोर पोटेंशियल ऑफ कॉजिंग डैमेजेस व्हाइल सम में हैव लेस पोटेंशियल, ठीक है। सम में अकर मोर फ्रीक्वेंटली व्हाइल सम में अकर लेस फ्रीक्वेंटली। तो यही कहता है, एज द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज इन रिस्पॉन्स ऑफ द मार्केट एंड कंपटीशन, न्यू एंड हियर नोन फैक्ट
फैक्टर्स में बी ऐड टू ऑपरेशनल रिस्क। जैसे जैसे हमारा मार्केट आज के डेट में डेवलप कर रहा है उसी से ऑपरेशनल रिस्क क्या है, बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, ऑपरेशनल रिस्क exist almost everywhere in organization. ऑपरेशनल रिस्क वेरी इन देयर कंपोनेंट के हिसाब से वेरी करते हैं। सम आर हाई ऑकरेंस, लो वैल्यू रिस्क हमारी ज़्यादा पाया जाता है बट उसकी वैल्यू रिस्क वैल्यू क्या है, कम है। वाइल सम आर लो ऑकरेंस बट हाई वैल्यू रिस्क है। ऑपरेशनल रिस्क इन द ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूसली चेंज स्पेशली व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन अंडरगो चेंजेस। ऑपरेशनल रिस्क सबसे ज़्यादा अराइज। अब यहाँ कहता है द सेकंड कंसल्टेटिव पेपर बेसल टू सजेस्टेड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेशनल रिस्क बेस्ड ऑन द कॉज एंड इफेक्ट। That is the classification based on the cause that are responsible for operational risk or classification based on the effect of risk were suggested. Classification based on the cause and effect, देखिए cause के हिसाब से operational risk का classification और effect के हिसाब से क्या क्या होगा। सबसे पहला cause based में people oriented cause, इसमें negligence आ गया, incompetence, significance, insufficient training, integrity, key man। दूसरा प्रोसेस ओरिएंटेड हो गया जिसमें क्या आ गया, बिजनेस वॉल्यूम फ्लक्चुएशन, ऑर्गेनाइजेशन कंप्लेंट, प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी एंड मेजर चेंजेस। तीसरा आ गया प्रोसेस ओरिएंटेड में क्या आ गया, इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, लैक इन मैनेजमेंट सुपरविजन, इनएडिक्वेट प्रोसीजर। तीसरा चौथा आएगा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कॉजेज, पुअर टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम, obsolete application, lack of autonomous information system, complexity, poor design, development and testing। पांचवा आएगा एक्सटर्नल कॉजेज, नेचुरल डिजास्टर, ऑपरेशनल फेलियर ऑफ थर्ड पार्टी, डिटोरेटेड सोशल और पॉलिसीज कॉन्टेक्स्ट। इस सब के कारण क्या, ये सब कॉज बेस्ड होगा। अब इवेंट इफेक्ट बेस्ड कौन कौन सा आएगा, तो किसके इफेक्ट करते हैं, लीगल लायबिलिटी, रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड टैक्सेशन पेनल्टी, लॉस और डैमेज टू असिस्ट, रेसिस्ट्यूशन, लॉस ऑफ रिकोर्स, राइट डाउन। ठीक है ना, ये इफेक्ट बेस्ड आपके ऑपरेशनल रिस्क होगा, ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है। However, the third consultative paper recommended event-based classification। जो थर्ड कंसल्टेटिव पेपर था बेसल 2 का, उसने जो है रिकमेंडेड इवेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन को जो है रिकमेंड किया था। दे आर लिस्टेड बिलो। अब ये दो चीजें हो गई, हमने देखा एक क्या था, इफेक्ट बेस्ड, पहला कॉज दूसरा इफेक्ट। लेकिन तीसरा उन्होंने थर्ड कंसल्टेटिव पेपर जो आया बेसल 2 का, तो उसमें उन्होंने कहा कि आप इसमें जो है ना इवेंट बेस्ड लीजिए। इवेंट में क्या हो सकता है, इंटरनल फ्रॉड, external fraud, employee practice and working safety, client production, client product and business practices, damage to physical assets, business disruption and system failures, execution, delivery and process management। ये इतने इवेंट बेस्ड ट्रांजेक्शंस थे या इवेंट बेस्ड जो है ऑपरेशनल रिस्क थे, जिसका बेसल 2 ने थर्ड कंसल्टेटिव पेपर में, इनकी जो थर्ड कंसल्टेटिव पेपर आई थी उसमें इन्होंने सजेस्ट किया था कि अब ऑपरेशनल रिस्क को ऐसे क्लासिफाई करें। ठीक है। अब यहाँ पे एक और है, ऑपरेशनल रिस्क क्लासिफिकेशन बाय इवेंट बेस्ड। अब उसका डिफिनीशन जो इवेंट बेस्ड में जो आपके क्लासिफिकेशन है उसका क्या, इंटरनल फ्रॉड में देख लीजिए, लॉस ड्यू टू एक्ट ऑफ टाइप ऑफ इंटेंडेड टू डिफ्रॉडेड, मिसअप्रोप्रिएट property or circumvent regulation, the law of company policy, excluding diversified discrimination event which involve at least one internal policy। ये इंटरनल फ्रॉड के क्लासिफिकेशन है। ठीक है ना। एक्सटर्नल फ्रॉड कौन सा आता है, लॉस ड्यू टू दी टाइप, लॉस ड्यू टू एक्ट ऑफ ए टाइप इंटेंडेड टू डिफ्रॉडेड, मिसअप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी और सर्कमवेंट बाय थर्ड पार्टी। ये इंटरनल हो गया, इंटरनल पार्टी के द्वारा जो हो इंटरनल फ्रॉड, एक्सटर्नल पार्टी के द्वारा हो वो एक्सटर्नल फ्रॉड। एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस एंड वर्क सेफ्टी, अब मान लीजिए लूजिंग अराइजिंग, लॉसेज अराइजिंग फ्रॉम द एक्ट इनकंसिस्टेंट विद द एम्प्लॉयमेंट, हेल्थी और सेफ्टी लॉस और एग्रीमेंट फ्रॉम द पेमेंट ऑफ पर्सनल इंजरी क्लेम्स एंड फ्रॉम डाइवर्सिटी डिस्क्रिमिनेशन। तो एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस के कारण भी होते हैं। क्लाइंट प्रोडक्ट एंड बिजनेस प्रैक्टिस, लॉसेस कहाँ से अराइज हुआ, अनइंटेंशनल और नेग्लिजेंट फेलियर टू द मीट ए प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन एंड स्पेसिफिक क्लाइंट्स इंक्लूडिंग फिडुशियरी जो होगा, सुटेबिलिटी रिक्वायरमेंट,
और फ्रॉम द नेचर ऑफ डिजाइन टू प्रोडक्ट। इसके कारण भी जो है ये जो है क्लाइंट और बिजनेस प्रैक्टिस के बेस्ड जो है, इवेंट बेस्ड जो है, ये ऑपरेशनल रिस्क आ गया। डैमेज टू फिजिकल एसेट्स, ठीक है, डैमेज टू फिजिकल एसेट्स, इसमें क्या है, लॉसेज अराइजेस फ्रॉम द डैमेज टू फिजिकल एसेट्स फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड अदर्स। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है बिजनेस डिस्ट्रप्शन एंड सिस्टम फेलियर्स। बिजनेस डिस्ट्रप्शन में कौन कौन सा आ जाएगा, बिजनेस डिस्ट्रप्शन एंड सिस्टम फेलियर, ठीक है। इसमें लॉसेज अराइजेस फ्रॉम डिस्ट्रप्शन ऑफ बिजनेस और सिस्टम फेलियर, ठीक। इसके कारण बिजनेस और सिस्टम का जो फेल हो जाता है तो उसे है, ये एक दूसरा हो गया इवेंट बेस्ड। एक्सक्यूशन, डिलीवरी एंड प्रोसेस मैनेजमेंट। लॉसेस कहाँ से आती है, फ्रॉम फेल्ड ट्रांजेक्शन प्रोसेस, और प्रोसेस मैनेजमेंट फ्रॉम रिलेशन टू ट्रेड काउंटर पार्टी एंड वेंडर। अब ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट के क्या प्रैक्टिस है, तो कहता है एज रेफर टू बेसल टू डॉक्यूमेंट, द बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन हैड आउटलाइंड ए सेट ऑफ प्रिंसिपल। बेसल कमिटी 2 जो था ना, उसने एक सेट ऑफ प्रिंसिपल बनाया दैट प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड सुपरविजन ऑफ ऑपरेशनल रिस्क फॉर यूज ऑफ बैंक एंड सुपरवाइजरी अथॉरिटी व्हेन इवैल्यूएटिंग ऑपरेशनल रिस्क, ठीक है। जब ऑपरेशनल रिस्क इवैल्यूएट करने के दौरान क्या है कि एक सेट ऑफ प्रिंसिपल बनाया, किसने, बेसल कमिटी 2 में जो बेसल कमिटी थी, एज पर द बेसल कमिटी, तो उन्होंने बताया था द रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस फरवरी 2003। These principle has since been replaced by principle for sound management on operational risk and role supervision issued 2011। ये क्या किया, 2011 में जो पॉलिसी थी उसको रिप्लेस कर दिया, 2003। दिस प्रिंसिपल सिंस बीन रिप्लेस्ड बाय प्रिंसिपल, अच्छा ये 2003 की पॉलिसी थी, ये 2011 से रिप्लेस हो गई, ठीक ना। 2011 में दिस रिवाइज प्रिंसिपल एज अंडर, रिवाइज प्रिंसिपल जो है वो निम्न है। देखिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ठीक है, क्या है, प्रिंसिपल 1 है ऑपरेशनल मैनेजमेंट का। प्रिंसिपल 1 देखिए, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड टेक द लीड इन एस्टैब्लिशिंग ए स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट कल्चर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी रिस्क को कम के लिए, ठीक है ना, रिस्क को मैनेज करने के लिए। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट शुड एस्टैब्लिश ए कॉर्पोरेट कल्चर दैट इज गाइडेड बाय स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट and that supports and provide appropriate standards and incentive for professional and responsible behavior. In this regard, it is responsibility of the board of directors. Responsibility किसकी है, board of directors to ensure that the strong operational risk management culture exists throughout the whole organization. ये किसका काम है, board of directors का, देखना। प्रिंसिपल 2 में क्या है, बैंक should develop, implement, maintain a framework that is fully integrated to the bank overall risk management process. बैंक को ऐसा एक सिस्टम डेवलप करना है, ठीक ना, फ्रेमवर्क डेवलप करना है जो किससे इंटीग्रेट हो, फुल इंटीग्रेटेड विद द ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस से इंटीग्रेट हो। द फ्रेमवर्क फॉर ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट चूजन बाय इंडिविजुअल बैंक विल डिपेंड अपॉन द रेंज ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग इट्स नेचर, साइज, कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिस्क प्रोफाइल, ठीक। अब आता है गवर्नेंस। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, प्रिंसिपल 3, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड एस्टैब्लिश, approve and periodically review the framework. The board of directors should oversee senior management to ensure that the policies, process and system are implemented effectively at all decision level. Principle 4 क्या है, the board of directors should approve, review and risk appetite and tolerance statement for operational risk that articulate in nature, ठीक है। तो क्या करना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, रिस्क एपिटाइट, टॉलरेंस स्टेटमेंट फॉर ऑपरेशनल रिस्क, इन सबको क्या करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, ठीक है। डेट आर्टिकुलेट इन नेचर, टाइप्स एंड द लेवल ऑफ ऑपरेशनल रिस्क दैट द बैंक इज विलिंग टू एज्यूम। तो 4 प्रिंसिपल, 5वां हो गया सीनियर मैनेजमेंट के लिए प्रिंसिपल 5, सीनियर मैनेजमेंट शुड बी डेवलप फॉर अप्रूवल बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्लियर
effective and robust governance structure with well-defined, transparent and consistent lines of responsibility. Senior management is responsible for consistently implementing and maintaining throughout the organization policies, process and system for managing operational risk in all the banks, materials, product activity, process and system consistent with the risk appetite and tolerance. ठीक है, तो प्रिंसिपल वाइज ऑपरेशनल रिस्क जो है मैनेजमेंट के 5 प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट कल्चर होना चाहिए बैंक में। ठीक है, ये कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंप्लीमेंट करेंगे, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। प्रिंसिपल 2 क्या है? एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना है जो बैंक के रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस से फुली इंटीग्रेट हो। तीसरा प्रिंसिपल क्या है? बोर्ड डायरेक्टर्स शुड एस्टैब्लिश, अप्रूव एंड पीरियडिकली रिव्यू द फ्रेमवर्क रिव्यू करना है। चौथा क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड अप्रूव एंड रिव्यू द रिस्क एपेटाइट एंड टॉलरेंस स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशनल रिस्क एंड आर्टिकुलेट द नेचर। पांचवा है सीनियर मैनेजमेंट should develop for approval by the board of directors a clear, effective and rules governance structure। ये पांच प्रिंसिपल है ऑपरेशनल मैनेजमेंट के। अब ये कहता है नेक्स्ट रिस्क मैनेजमेंट इन्वायरमेंट में छठा भी है, आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट। सीनियर मैनेजमेंट शुड क्या करना है? इंश्योर द आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट ऑफ द ऑपरेशनल रिस्क इनहेरिटेंट इन ऑल मैनेजरियल material product activities process and system to make sure inherent risk and incentives are well understand। ठीक है, प्रिंसिपल 7 है सीनियर मैनेजमेंट शुड इंश्योर दैट देयर आर अप्रूवल प्रोसेस फॉर ऑल न्यू प्रोडक्ट। प्रिंसिपल 7 में क्या है कि एक स्पेसिफिक अप्रूवल प्रोसेस हो न्यू प्रोडक्ट के लिए, एक्टिविटीज के लिए, सिस्टम डाटा फुली एक्सेस ऑपरेशनल रिस्क। मॉनिटरिंग रिपोर्ट पार्ट में प्रिंसिपल 8 है सीनियर मैनेजमेंट शुड इम्प्लीमेंट ए प्रोसेस टू रेगुलरली मॉनिटर ऑपरेशनल risk profile and material exposure to losses। Appropriate reporting mechanism should be placed at the board, senior management and business line levels in supportive practice management of the operational risk। Control and mitigation में क्या है? Principle 9 bank should have a strong control environment that utilize policies, process and systems, appropriate internal controls and appropriate risk mitigation and transfer strategies। बिजनेस रिसिलियंसी एंड कंटिन्यूएशन में क्या है? प्रिंसिपल 10 बैंक शुड हैव बिजनेस रिसिलियंसी होना चाहिए एंड कंटिन्यूटी प्लान इन प्लेस टू इंश्योर एबिलिटी टू ऑपरेट एंड ऑनगोइंग बेसिस एंड लिमिट लॉस इन इवेंट ऑफ सेवियर बिजनेस डिस्ट्रक्शन। अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेस डिस्ट्रक्शन होता है तो क्या होना चाहिए? कंटिन्यूटी प्लान होना चाहिए। प्रिंसिपल 10 में है। प्रिंसिपल 10 में क्या कहता है कि बैंक में अगर कोई बिजनेस डिस्ट्रप्शन होता है तो उसको रिप्लेस करने के लिए या कंटिन्यू करने के लिए प्लान होना चाहिए। प्रिंसिपल 11 क्या कहता है? बैंक पब्लिक डिस्क्लोजर शुड अलाउ स्टॉक होल्डर टू असेस द अप्रोच ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट practices should be based on the well laid out policies duly approved at the board level। बोर्ड लेवल से होगी। that describe the process involved in controlling operational risk। It should meet the standards set in terms of the principles mentioned above। In addition, well laid down procedures in dealing the various products and activities should be in place। The policies and the procedures should also be communicated across the organization। ठीक है, तो कहता है द पॉलिसी शुड कवर, पॉलिसी में क्या क्या कवर होगा? ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, ऑपरेशनल रिस्क असेसमेंट एंड measurement methodology। It may noted that the bank management has to ensure that the framework policy, process and system remains sufficiently robust because operational risk management is evolving and the business environment is consistently changing। Improvement in operational risk management will depend upon the degree to which operational risk managers concerns and considered and the willingness of the senior management to act promptly and appropriately their warnings।
देखिए मैनेजमेंट ओवरव्यू अब क्या कहता है, मैनेजमेंट ओवरव्यू एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होगा, तो रोल ऑफ बोर्ड क्या होगा, तो बोर्ड क्या होगा, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल होगा ना, तो मैनेज इम्प्लीमेंट ऑफ द ऑपरेशनल, हम लोग बार बार इसी को पढ़ रहे हैं कि बोर्ड क्या है, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल होता है। इट शुड अप्रूव बैंक ORM, ठीक है, फ्रेमवर्क एंड रिव्यू इट पीरियडिकली। ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जो है ना, इसको क्या है, इसको हमेशा अप्रूव करना है, रिव्यू करना है पीरियडिकली। द फ्रेमवर्क शुड प्रोवाइड ए फॉर्म वाइड डिफिनेशन ऑफ ऑपरेशनल रिस्क एंड lay down the principle how operational risk is to be identified, assessed, monitored and controlled, ठीक है। अब देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुड पुट इन प्लेस कंप्रिहेंसिव इंटरनल ऑडिट सिस्टम फॉर ORM फ्रेमवर्क। दूसरा कहता है रोल एंड ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, एक है द ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट कमिटी शुड, the operational risk management committee should identify the operational risk to which the bank is exposed to, formulate policy बनाना है, and procedure for operational risk management, set clear guidelines on risk assessment, measurement, and ensure adequacy of risk mitigation control. The committee has a responsibility for implementing ORM framework. कमिटी के पास क्या है, हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग ORM फ्रेमवर्क अप्रूव बाय द बोर्ड। जो अप्रूव बोर्ड ने अप्रूव कर दिया ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, उसको इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे होता है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के पास। रोल ऑफ ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट कमेटी डिपार्टमेंट, द ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इज द नोडल डिपार्टमेंट फॉर आइडेंटिफाइंग, मैनेजिंग एंड क्वांटिफाइंग ऑपरेशनल रिस्क, ठीक है। ऑपरेशनल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट क्या है, नोडल डिपार्टमेंट होता है किसके लिए, आइडेंटिफाई, मैनेजिंग, क्वांटिफाई एंड ऑपरेशनल रिस्क। RMD in conjunction with the groups laid down procedures for management of the operational risk. The department should identify or assess or inherent material product activities, process and systems. It should also ensure that before new product activities, process and system are introduced or undertaken, operational risk inherent in them is subject to the adequate assessment process, ठीक। अब कहता है रोल ऑफ इंटरनल ऑडिट, मान लीजिए बोर्ड ने बनाया ना, फिर रोल ऑफ इंटरनल ऑडिट भी बनाना है, उसके लिए क्या होगा, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू द इंटरनल ऑडिट, बिजनेस फंक्शन इन द ऑपरेशनल रिस्क प्रोसेस should be clearly defined. These should include comprehensive audit of the ORM framework so as to assess its effectiveness. Internal audit functions should be operationally independent and should not be directly responsible for operational risk management. नेक्स्ट आता है प्रोसेस एंड फ्रेमवर्क। द प्रोसेस एंड फ्रेमवर्क इंक्लूड द फॉलोइंग। प्रोसेस क्या होता है, मैपिंग एंड प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क कंट्रोल। द की बिजनेस प्रोसेस इन द बैंक मस्ट बी मैप्ड इनटू द सब प्रोसेस, दिस शुड बी अ जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन द पर्सनल रिस्क ग्रुप एंड बिजनेस ग्रुप्स। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव अप्रोच एंड एग्रीगेटिंग एंड असेसिंग ऑपरेशनल रिस्क। देखिए प्रोसेस है ये, प्रोसेस एंड फ्रेमवर्क जो है, इसमें क्या क्या आएगा, पहला आएगा मैपिंग ऑफ प्रोसेस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क कंट्रोल, ठीक है, रिस्क कंट्रोल का आइडेंटिफिकेशन। द की बिजनेस प्रोसेस इन बैंक मस्ट मैप टू सब प्रोसेस। अब जो प्रोसेस है इसका भी सब प्रोसेस के रूप में मैप करना है, तभी तो आप छोटे छोटे एक बड़ा सा बना लिया उससे तो नहीं होगा ना, फिर ये आपको सब प्रोसेस में डिवाइड करना है। दिस शुड बी ए जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन द ऑपरेशनल रिस्क ग्रुप एंड बिजनेस ग्रुप। Implementation of the quantitative approach to aggregating and assessing operational risk. A system to qualitatively analyze, एक सिस्टम होना चाहिए ऐसा जो qualitatively analyze करे the operational risk profile using scorecard approach should be implemented. This would involve self-assessment by the business group and normalization collection by the operational risk management department. Implementation of quantitative approach to assessing operational risk, new product process. रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्रोसेस क्या है, रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्रैक्टिस encompasses the following: collection of operational risk data, regular monitoring and feedback mechanism in place of the monitoring of any deterioration in the operational risk profile, collection of incident reporting data to assess frequency and probability of occurrence of the operational risk event, monitoring and control of management of the large exposure, the modality to be prescribed in the loan document policy, ठीक है। अब रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्रैक्टिस में क्या क्या होगा, कंसिस्ट होगा,
क्या क्या कंसिस्ट होगा, क्या क्या चीज शामिल होंगी। कहता है कलेक्शन ऑफ ऑपरेशनल रिस्क डाटा, ऑपरेशनल रिस्क डाटा कलेक्ट करना है, रेगुलर मॉनिटर करना है, फीडबैक मैकेनिज्म चाहिए, कलेक्शन of incident reporting data to assess frequency and probability of occurrence of the operational risk event, monitoring and control of management of the large exposure. ठीक, information system infrastructure, information system infrastructure should be responsive to the ORM framework. अब यहाँ देखिए क्वांटिफिकेशन करना है, हमने एसेस आइडेंटिफिकेशन तो कर लिया, उसका क्वांटिफिकेशन आइडेंटिफाई तो आपने कर लिया ना, फिर अब उसको क्वांटिफाई करिए। दिस इज बाय फार द मोस्ट ऑफ द डिफिकल्ट इन रिस्क मैनेजमेंट। अब इसको क्वांटिफाई कैसे करें, ऑपरेशन रिस्क आपके पास है तो आप इसको क्वांटिफाई करना एक मुश्किल चैप्टर है या मुश्किल टास्क है। द बिहेवियर पैटर्न ऑफ द ऑपरेशनल रिस्क डज नॉट फॉलो द स्टैटिकली नॉर्मल distribution pattern and that makes it difficult to estimate the probability of an event resulting to loss। कहता है द बिहेवियर पैटर्न ऑफ ऑपरेशनल रिस्क का जो बिहेवियर पैटर्न होगा डज नॉट फॉलो द स्टैटिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न एंड दैट मेक्स इट डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ये डिफिकल्ट बनता है, इससे नहीं पता चलता। नेक्स्ट जो कहता है द हिस्टोरिकल लॉस डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न विच में प्रोवाइड। अब कोई हिस्टोरिकल लॉस आ रही है, उसका पैटर्न जो है उससे अगर हम एसेस करते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारा नेक्स्ट फ्यूचर में होने वाले ऑपरेशनल रिस्क का असेसमेंट नहीं होता। विच में प्रोवाइड ए मेथड फॉर, ये मेथड दे सकता है estimate operating losses require a data set of the statically acceptable numbers of loss। ठीक है, अब यहाँ देखिए consequently it has been provided options for measurement of operational risk for the purpose of capital allocation। दूसरा हो गया BIA बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, दूसरा हो गया स्टैंडर्डाइज अप्रोच, एडवांस मेजरमेंट अप्रोच। ये तीन टाइप के अप्रोच हैं। अब देखिए ये जो दोनों होते हैं बेसिक इंडिकेटर और स्टैंडर्डाइज अप्रोच, ये किस पे बेसिस होते हैं, इनकम जनरेटेड के ऊपर होते हैं। अप्रोच जो है बेस्ड ऑन इनकम जनरेटेड। द एडवांस मेजरमेंट अप्रोच इज बेस्ड ऑन ऑपरेशनल लॉस मेजरमेंट, ये इनकम के ऊपर है, ये लॉस के ऊपर। अब बेसिक इंडिकेटर अप्रोच क्या है, बैंक्स यूजिंग बेसिक इंडिकेटर अप्रोच मस्ट होल्ड कैपिटल, उनके पास कैपिटल होना चाहिए फॉर ऑपरेशनल रिस्क इक्वल टू एवरेज ओवर द प्रीवियस 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के ऊपर जो है और फिर फिक्स परसेंट है 15% और पॉजिटिव एनुअल ग्रॉस इनकम, 15% उनके ग्रॉस इनकम का होना चाहिए उनके पास में कैपिटल। ठीक है, figures for any year in which annual gross income is negative or zero should be excluded from the both numerator and denominator when calculating the average। Gross income is defined as a net interest income plus net non-interest income। Gross income को कैसे define करते हैं, net interest income minus net non-interest income। ठीक है, it is intended that measure should the any provision gross operating expenses including fee paid to the outsourcing service exclude realized profit losses from the sale of security in the banking book। देखिए स्टैंडर्डाइज अप्रोच जो है, इसके बाद आता है स्टैंडर्डाइज अप्रोच। बेसिक इंडिकेटर और स्टैंडर्डाइज दोनों किस पे है, इनकम बेस है। बाकी दूसरा क्या है, लॉस का एडवांस मेजरमेंट। द स्टैंडर्डाइज अप्रोच बैंक एक्टिविटी आर डिवाइडेड इनटू 8 बिजनेस लाइंस। स्टैंडर्डाइज अप्रोच में जो है बैंक की एक्टिविटी 8 बिजनेस लाइन में डिफाइन होती है। कॉर्पोरेट फाइनेंस, ट्रेडिंग, सेल्स, रिटेल बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग, पेमेंट्स, सेटलमेंट्स, ग्रीस एग्री सर्विसेज, एसेट्स मैनेजमेंट, रिटेल बुक। ये आठ लाइन्स में डिवाइड होती है। Within each business line, gross income is a broad indicator that serves a proxy of the scale of business operation and thus likely scale of operational risk exposure within each. And these business lines, capital charge for each business lines is calculated by multiply gross income by factors। ये एक उदाहरण चाहिए। नेक्स्ट जो है देखिए बिजनेस लाइन फैक्टर्स, बीटा फैक्टर्स क्या है। कॉर्पोरेट फाइनेंस में 18% बीटा फैक्टर होता है। ठीक है, ट्रेडिंग में 18%, रिटेल में 12%,
कमर्शियल में 15%, पेमेंट एंड सेटलमेंट में 18%, एजेंसी में 15, एसेट्स में 12, रिटेल ब्रोकरेज में 12। दो ही रेट है, तीन रेट है, 18, 15 और 12। ठीक है। 18 वाले में कौन कौन सा है? कॉर्पोरेट फिनांस, ठीक है, कॉमा ट्रेडिंग एंड सेल्स, ठीक है, पेमेंट एंड सेटलमेंट, ये तीन है। 15% वाले में कौन कौन आ जाएगा? कमर्शियल बैंकिंग, सीबी है, एजेंसी सर्विसेज है, ठीक है, ये 15% में आ गई। और 12% में जो है, 12% में हमारा कौन कौन सा आ जाता है? रिटेल बैंकिंग, इनके बीटा फैक्टर्स रिटेल बैंकिंग के 12% है, एसेट मैनेजमेंट है और रिटेल ब्रोकरेज, ये आते हैं बीटा फैक्टर्स। नेक्स्ट जो आता है हमारा एडवांस मेजरमेंट अप्रोच। अंडर द एडवांस मेजरमेंट अप्रोच द रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी इक्वल टू द रिस्क मैनेजमेंट measure generated by the bank. Internal operational risk measurement system using quantitative and qualitative criteria for the advanced measurement approach discussed below. The use of AMA is subject to supervisory approval. जेनरिक मेजरमेंट अप्रोच, ये किसका आ गया? एडवांस मेजरमेंट अप्रोच के लिए फर्स्ट स्टेप इन मेजरमेंट अप्रोच इज ऑपरेशनल प्रोफाइलिंग। पहला स्टेप क्या है? ऑपरेशनल प्रोफाइलिंग। The steps involved OP profiling are identification and quantification of the operational risk in terms of the component, prioritization of operational risk, identification of risk concentration, hot spot resulting in lower exposure, formulation of bank strategy for operational risk management and risk-based approach. Estimated level of operational risk depend upon, किस पर डिपेंड करता है? Estimated probability of occurrence, potential financial impact और इम्पैक्ट ऑन इंटरनल कंट्रोल। तीन चीज पे जो है एस्टिमेटेड ऑपरेशनल रिस्क डिपेंड करता है, जिसका लेवल है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या है, इंटरनल कंट्रोल क्या। अब इसमें जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस जो होता है, इसका क्या है? देयर विल बी अ बेस्ड ऑफ हिस्टोरिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ द अकरेंस एंड एस्टिमेट्स लाइकलीहुड इन फ्यूचर अकरेंस। ठीक है। प्रोबेबिलिटी किसके लिए? फ्यूचर के लिए नापने, फ्यूचर को मेजर करने के लिए प्रोबेबिलिटी, फ्यूचर को मेजर करने के लिए ही जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस देखा जाता है। इसकी 5 स्केल होती है। इम्प्लाइज पहला इम्प्लाई नेग्लिजिबल रिस्क, क्या इम्प्लाई करता है? नेग्लिजिबल रिस्क। इम्प्लाइज लो रिस्क, इम्प्लाइज मीडियम रिस्क, इम्प्लाइज हाई रिस्क, इम्प्लाइज वेरी हाई रिस्क। ये इस टाइप से डिवाइड है, नेग्लिजिबल, लो, मीडियम, हाई एंड वेरी हाई। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस होती है। एस्टिमेटेड पोटेंशियल फाइनेंशियल इम्पैक्ट, this will based on the severity of historical impact and estimated severity of impact from unforeseen event. Probability is mapped on the scale of 5. Probability तो ऊपर में आपने देख लिया 5 स्केल पर मैप किया जाता है। Estimated impact on internal control, ठीक है। This will based on the historical effectiveness of the internal control and estimated impact of internal control on risk. This is estimated as a fraction in relation to the total control, which is value at 100. अब यहाँ देखिए एस्टिमेटेड लेवल ऑफ ऑपरेशनल रिस्क क्या है? एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, एस्टिमेटेड पोटेंशियल। तो ये एस्टिमेटेड लेवल ऑफ ऑपरेशनल रिस्क कैसे निकालते हैं? एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस होगी मल्टीप्लाई बाई एस्टिमेटेड पोटेंशियल फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा मल्टीप्लाई बाई एस्टिमेटेड इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। ये एस्टिमेटेड लेवल ऑफ ऑपरेशनल रिस्क कैलकुलेट करने का। अब यहाँ एक हाइपोथेटिकल एग्जामिनेशन दिया हुआ है, एग्जाम्पल, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस क्या है? 2 है, मीडियम, फाइनेंशियल इम्पैक्ट 4 है, इंटरनल कंट्रोल 50। तो इसका जो है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस क्या हो जाएगा? सॉरी, ऑपरेशनल रिस्क क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4, ठीक है, इंटू 1 माइनस 50। ये 50 पैसा ना 50%, 52% और लो आ जाएगा। ठीक है। ऑपरेशनल रिस्क कैसे मिटिगेट करेंगे? देखिए, द मिटिगेशन ऑफ ऑपरेशनल रिस्क बेस्ड ऑन द
Operational risk basically lies on the qualitative approach in the operational risk framework adopted and implemented. ठीक है. Insurance cover, wherever applicable, may provide mitigation of risk. Capital allowance under insurance available only where AMA has adopted estimated capital for operational risk and subject to the certain condition. देखिए अंडर एएमए में जो है एडवांस मेजरमेंट अप्रोच में बैंक विल अलाउड टू रिकॉग्नाइज द रिस्क मिटिगेटिंग इम्पैक्ट of insurance in the measure of operational risk used for regulating minimum capital requirement. The recognition of insurance mitigation will be limited to 20% and total operational risk capital charge calculated under the AMA. सिनारियो एनालिसिस. यहाँ देखिए सिनारियो एनालिसिस जो है फ्रेंड्स, Basel 2 guidelines on scenario analysis are as follow. A bank must use scenario analysis based on the expert opinion in conjunction with the external data. External data के ऊपर में scenario analysis करना है. Its exposure to high severity events. This approach draws on knowledge for experienced business managers and risk management experts derived reasoned assessment of the plausible severe risk. ठीक है. अब यह चीज यहाँ इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, देखिए ये in addition to scenario analysis should be used to assess the impact of deviation. Impact of deviation को assess करने के लिए यूज होना चाहिए from correlation assumption embedded in the bank operational risk measurement framework, in particular to evaluate potential losses arising from the multiple simultaneous operational risk loss event. इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट पहले ही हम लोगों ने देख लिया है. अब नेसेसिटी क्या है इसकी? रिस्क मैनेजमेंट इज द बेसिक नेसेसिटी फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑल साइजेज, अल्टीमेटली सेंट्रल टू द सक्सेस एंड सर्वाइवल. अब रिस्क मैनेजमेंट अगर आप नहीं करेंगे तो आपके क्या होगा? आप बिजनेस आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, आपको लॉसेज होंगे, आपकी जो है संस्था जो है उसको नुकसान होगा. इसलिए रिस्क मैनेजमेंट करना इसकी नेसेसिटी है. ठीक है. It integrates the organization internal and external business process by applying standard risk terminology, metrics, and reporting to the facility optimal risk return discussions. ठीक है. When properly implement, अगर आप properly implemented करते हैं तो क्या मिलेगा आपको फायदा बेनिफिट? Align the strategic aspect of the risk with day-to-day operational activity. Facilities greater transparency for investors and regulators. Enhance revenue and earning growth, control downside and risk potential. इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट में जो है क्या चैलेंजेस है? रियल टाइम कंसर्न का इशू है. इन ऑर्डर टू कंट्रोल रिस्क वन मस्ट हैव फर्स्ट मेजर इट. पहले क्या करना होगा? मेजर करना होगा. मेजरमेंट इज क्रिटिकल टू वैलिडेटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस एंड इम्प्रूविंग इंटरनल डिसिप्लिन्स. As more and more business process come under mechanization, identification and response to the risk become faster. In view of the potential impact and service requirement, risk management has become a real-time concern. Without an enterprise-wide approach that includes standard data definition and integrated reporting, institutions cannot develop consistent and timely view of the risk exposure necessary for management and decision making. बिजनेस challenges क्या है? Regulatory requirement will be an influence, but business challenge will be provide a primary impetus for risk management. बिजनेस चैलेंज जो है ना, ये क्या है? प्राइमरी इम्पेटस देता है फॉर रिस्क मैनेजमेंट के लिए, बिकॉज इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट इज ए गुड बिजनेस मैनेजमेंट. ठीक है. अगर आपने रिस्क मैनेज कर लिया तो ये आपकी बिजनेस मैनेज होगी. सम ऑफ दिस बिजनेस चैलेंज इंक्लूड evolution of the real-time business environment, the developing global marketplace, concern about business continuity and operational reliability, continuous and accelerating technology changes, the need to limit earnings volatility. Cultural issues. Most financial
institutions are saddled with the cultural limitations and business units boundaries that make it difficult to identify and collect risk data, and so they are long way away from the having an integrated approach to risk management. Standalone legacy system with application center data makes workflow, connectivity and information sharing nearly impossible. Consequently, it is not possible to collect complete, accurate and timely overall picture. ठीक है ना? कल्चरल इशू है ये। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल बेनिफिट्स देखिए, फाइनेंशियल इसकी कोई ज़रूरत नहीं हटाइए चलिए। अब ये इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट का अप्रोच देखिए, इसमें क्या-क्या आता है। तो प्रोसेस फॉर इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट कंसिस्टेंट। इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट में क्या आता है, सबसे पहले स्ट्रेटजी बनानी होगी। इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट एज ए की कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी ऑर्गेनाइजेशन। चीफ रिस्क ऑफिसर की पोस्ट पोजीशन होनी चाहिए विथ हर हिज अकाउंटेबिलिटी टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये रिपोर्ट करेगा ये। As a part of risk management, RBI advised bank interregulator to have a separate system for separation of credit risk management function from the credit sanction process. However, RBI observed that the bank follow diverse practices in this regard. In order to bring uniformity in approach followed by the banks, as also to align the risk management system with the best practices, RBI advised bank भाई इट्स गाइडलाइन अप्रैल 17 में बैंक शुड क्या होना चाहिए, अपॉइंट करना चाहिए चीफ पुलिस। सब बैंकों में, हमारे बैंक में भी चीफ पुलिस ऑफिसर जिसको बोलते हैं वो क्या होता है, जीएम लेवल का होता है, जीएम लेवल के होते हैं, ठीक है ना, एक्सिक्यूटिव्स। बैंक शुड ले डाउन बोर्ड अप्रूव पॉलिसी, बोर्ड अप्रूव पॉलिसी होनी चाहिए, क्लियरली डिफाइनिंग द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीआरओ। सीआरओ हैज टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द फंक्शन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द बैंक। Because of the importance of RBI gives to the post, RBI made CRO to report directly to the MD or CEO of the bank. ठीक है, ऐसा प्रोसेस होना है। The process for identifying, assessing, controlling and financing risk must be common across the whole enterprise. Systems, risk management system must be developed to provide information and analytic tool to support enterprise risk management function. ठीक है, देखिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी होना है। The board of directors through the risk management committee is the apex body responsible for entire risk of the bank. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ना, ये क्या है, ये ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, किसके थ्रू, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के थ्रू रिस्क को मैनेज करने के लिए। रिस्क आर नॉट सीन इन silos and managed by the apex level in the integrated manner. ठीक, policies and procedures, risk management and related policy and procedure must be develop होना चाहिए using top down approach, ऊपर से नीचे, to ensure that they are consistent with the one another and appropriately reflect the strategic objective and the overall risk appetite to the bank. इंटीग्रेटेड रिस्क लिमिट जो है आप बना दें। बेस्ट प्रैक्टिस लिमिट्स स्ट्रक्चर वुड बी कम्युनिकेट रिस्क एपेटाइट थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, assist in maintenance of overall exposure at acceptable levels and enable delegation। क्या है, आप जो भी है ना, ये सिंपल से जानिए। लिमिट्स जो है ना, रिस्क में जो भी है, रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट या कोई भी चीज़ ज़्यादा ट्रांजेक्शन की लिमिट फिक्स कर देता है कि आप इससे ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड रिस्क रिपोर्टिंग, वही है, रिस्क रिपोर्ट करना है आपको भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शुड हैव होलिस्टिक व्यू टू रिस्क, ठीक है। इंटीग्रेटेड सिस्टम भी होना है। इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क नीड्स टू सपोर्टेड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स लेट अस सम अप, हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया। मैं थोड़ा फास्ट हो गया हूँ फ्रेंड्स, इसके लिए सॉरी, कारण कि हमारी एग्ज़ाम जो है ना जून और जुलाई में है। मेरे पास अभी जो है मॉड्यूल बी कंप्लीट करने के लिए बहुत कम ही समय रह गया है मॉड्यूल बी के लिए, ठीक है। बेसल कमेटी डिफाइन किया था, द रिस्क इज अ लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम इनएडिक्वेट और फेल्ड इंटरनल प्रोसेस, पीपल एंड सिस्टम और फॉर एक्सटर्नल इवेंट्स, ठीक है। रिवाइज फ्रेमवर्क में क्या कहता है, इंटरनल फ्रॉड, एक्सटर्नल एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस, प्लान प्रोडक्शन एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस, डैमेज एंड फिजिकल एसेट्स।
बिजनेस डिसरप्शन एंड सिस्टम फेलियर्स एंड एक्सक्यूशन डिलीवरी एंड प्रोसेस मैनेजमेंट। ये सब फ्रेंड्स देखिएगा आप, सम अप एक बार आप चेक करिएगा। ये हो गया ना, ये दोनों, ये लॉस पे होता है, ये इनकम इनकम पे होता है, ठीक है ना, इनकम पे। इसमें क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, फाइनेंशियल इम्पैक्ट एंड कंट्रोल्स। ये सब हमने देखा ना अभी, इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट। फ्रेंड्स इसको एक बार आप रिवाइज करिए। इम्प्लीमेंटेशन क्या है, स्ट्रेटजी, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेस एंड सिस्टम्स। कीवर्ड्स वही हैं। टर्मिनल क्वेश्चंस फ्रेंड्स आप कर लेंगे, खुद से करिए। ओके फ्रेंड्स, इसके साथ हमारा ये चैप्टर जो है यूनिट 13 मॉड्यूल बी में आज हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। सजेशंस फ्रेंड जरूर दें, सजेशंस, क्योंकि आप भी एक बैंकर हैं और हम भी एक बैंकर ही हैं, ठीक है। तो सजेशंस बहुत दें, हो सकता है कुछ कमियां रह जाएं तो उसको हम लोग रिवाइज कर सकें, ठीक है। एक बेल आइकन होती है, आप इसको प्रेस कर देंगे तो नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगी। तब तक के लिए आपका थैंक यू या धन्यवाद।